नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके खुद के प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन चैनल पर, जहां पर मैं संतोष कुमार आपका साइंस मेंटर आपको साइंस पढ़ाऊंगा। और बता दूं एक बार प्रोजेक्ट वाई के बारे में, जो पिछले 25 सालों से दिल्ली के अलग अलग सेंटरों पर बच्चों को फ्री और क्वालिटी एजुकेशन दे रही है। और अभी हमने स्टार्ट किया है अपना खुद का ऑनलाइन चैनल, जहां पर उन बच्चों के लिए जो बच्चे यहाँ पर दिल्ली नहीं आ सकते या जहां पर हमारे सेंटर अवेलेबल नहीं है, वो आप फ्री और पूरी की पूरी पढ़ाई फ्री कराएंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्लास 10th की। क्लास 10th का एक आपके सामने एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट और चैप्टर की बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ेंगे तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है, इसलिए नहीं क्योंकि ये क्लास 10th में आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। वो भी इंपॉर्टेंट है कि 10th क्लास में आ रहा है, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, उसमें भी आएगा, तो इंपॉर्टेंट तो है। लेकिन क्या हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है इस इलेक्ट्रिसिटी का? बिल्कुल है। अगर हम बात करें, अगर एक दिन छोड़ो यार, अगर 1 मिनट भी अगर फोन चार्ज ना हो आपका, मतलब चार्जर रह जाए या लाइट ना आए, तो कैसे रहेगा पूरा दिन? मम्मी पापा से पूछो, या जब आप फोन ले लोगे तो आप देखना कि फोन बिना चार्ज के कैसे रहेगा। फोन छोड़ो, अगर मान लो अभी बहुत अच्छी से टीवी चल रही है आपके यहाँ, कोई कार्टून चल रहा है या कुछ आप देख रहे हो, और अगर लाइट ना आए या लाइट चली जाए, देखते देखते लाइट चली जाए, तो कैसा लगता है? सर्दी आ रखी है, अगर नहाने के लिए बोल दे सुबह और अगर गीजर ना चले क्योंकि लाइट नहीं आई है, तो गर्म पानी नहीं हो पाएगा, तब कैसा लगेगा? इवन तब को छोड़ दे, तो अगर हम देखें कि मैं यहाँ पर स्टूडियो में पढ़ा रहा हूँ और आप कहीं पर भी इस पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही हो पा रहा है। एक तरफ पूरे विश्व की बात करें तो वो सब डीजल और पेट्रोल को छोड़कर इलेक्ट्रिसिटी की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी संभव हो पाई इस इलेक्ट्रिसिटी के कारण। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे डेली लाइफ में भी। आइए समझ लेते हैं, क्योंकि आज तो देखो बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जहां से आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चलता है। लेकिन याद करो, एक बार सोच के देखो, उन लोगों के पास जब ना तो कोई ऐसा यूट्यूब जैसा चैनल होगा, ना इतनी सारी किताबें होंगी, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लोगों को कुछ नॉलेज ही नहीं थी। और उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने इसके बारे में रिसर्च की, इनको समझा, और आज हमें इस इलेक्ट्रिसिटी से इतने सारे फायदे हो पा रहे हैं सिर्फ उनके लिए। तो समझ लेते हैं इस वीडियो में कि कैसे, क्या हमारे पूर्वजों को पता था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कैसे कैसे दिक्कतें आई और कैसे कैसे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी तक हमें दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो समझ लेते हैं। आइए समझ लेते हैं कि पूर्वज हमारे क्या जानते थे। उन्हों को इलेक्ट्रिसिटी आने से पहले, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवरी होने से पहले, उन्हें एक मछली के बारे में पता था। उस मछली का ग्रंथ रखा। अगर हम एंशिएंट ग्रीक की बात करें, एंशिएंट अगर हम रोमन की बात करें, तो वहां के लोगों ने बताया कि भाई एक मछली है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, एक अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देती है। और उसका नाम कह सकते हैं, अगर मैं उनमें से एक नाम लें तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फिश। और इसका अगर नाम की बात करें तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक ईल। उनमें से एक है इलेक्ट्रिक ईल। और इसके अगर वजन की बात करें तो वेट कितना हो सकता है, तो भाई साहब इसका वेट हो सकता था 20 केजी। ठीक है, 20 केजी तक इसका वेट हो सकता है। और आपने गाना तो सुना होगा, लगे 440 का वोल्ट का करंट छूने से तेरे। और मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक जो फिश है ना, कितना प्रोड्यूस करती थी इलेक्ट्रिसिटी? 440 तो नहीं, लेकिन हाँ 860 वोल्टेज का भारी भरकम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती थी। 860 वोल्टेज का। मिलती कहां थी? तो अब कह सकते हैं कि जो अमेजोन है ना, अमेजोन रिवर, वहां पर अब ये अमेजोन रिवर में पाई जाती थी। और अमेजोन रिवर कहां पड़ती है? वो होती है साउथ अमेरिका में। कहां पर? साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में। तो ये अब देखो, पुराने टाइम के अगर हम बात करें, भाई एक राइटर थे बहुत फेमस, प्लिनी द एल्डर। प्लिनी द एल्डर की अगर समझे तो इन्होंने बताया कि भाई उस टाइम लोगों को निर्देश दिए गए थे कि इस इलेक्ट्रिसिटी को छुएं। और कौन से वो लोग? जो पेशेंट थे सिरदर्द और गठिया के। उन्हें यह मानना था उनके टाइम का कि अगर इसे छुएंगे तो इसका जो शॉक है ना, इसका जो इलेक्ट्रिक झटका है,
वो उनके सिरदर्द और गठिया जैसी बीमारी का इलाज किया जा सकता है इसके द्वारा। तो ऐसा भी मानना था। तो ये सब यहाँ पर हमने बताया है कि भाई ये, हाँ, पुराने टाइम में इलेक्ट्रिसिटी को भी जानते थे किसके थ्रू, एक इलेक्ट्रिक फिश के कारण, का नाम था एल, जो 20 किलो की हो सकती है, और ये आपके सामने था कुछ। और आगे अगर हम देखें इसी को आगे बढ़ते हुए, तो यहाँ पर देखते हैं भाई, अब आता है बात चार्ज की। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होती है, क्या कारण है उसके पीछे फ्लो होने का? भाई झटका लगता है, तो उसके पीछे अगर हम थोड़ा सा समझे तो इसके पीछे कारण है क्या? चार्ज। अब ये चार्ज कैसे है भाई, इसके पीछे क्या होने जिम्मेवार? चार्ज। चार्ज अगर देखें तो चार्ज होते हैं दो प्रकार के। चार्ज होंगे कैसे? दो प्रकार के, दो टाइप के चार्ज होंगे। वो कौन कौन से? एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है क्या, किस पर होगा पॉजिटिव और किस पर होगा ये नेगेटिव? तो अगर हम समझे किसी एटम को, मैंने यहां समझाने की कोशिश की है, ये जो एटम है, इस एटम का एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। शुरुआत में जब एटम की खोज हुई, जब इसकी डिस्कवरी हुई, तो हुआ क्या, इस ऐसा था माना गया कि भाई एटम से छोटा कोई भी पार्टिकल नहीं है, और ये अनडिस्ट्रक्टेबल या अनडिविजिबल है, इसका और टुकड़े नहीं हो सकते, सबसे छोटा पार्ट है एटम। लेकिन बाद में धीरे 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 जैसे आगे बढ़ते गए और आगे नई नई खोज आई, तो पता चला कि इस एटम के अंदर भी बहुत सारी चीज हैं। और वो कौन है? उन्हें कहेंगे हम सब एटॉमिक पार्टिकल। और उन सब एटॉमिक पार्टिकल में कौन कौन थे भाई? सब एटॉमिक पार्टिकल। और वो कौन से थे सब एटॉमिक पार्टिकल? वो थे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों पाए जाते थे न्यूक्लियस के अंदर, मतलब अभी भी है, पाए जाते थे मतलब नहीं, अभी पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। और इलेक्ट्रॉन इनके और इलेक्ट्रॉन इसके जो सेल हैं, उन सेलों के आसपास होते हैं, उन सेल में होते हैं। अगर मैं किसी एटम को बनाऊं तो एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होंगे, और साथ में यहाँ पर इनके सेल्स में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम एग्जाम्पल ले लें, कि एग्जाम्पल का मतलब है, अगर मैं सोडियम को एक एग्जाम्पल मान के चलूं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, और इस एटॉमिक नंबर का मतलब है कि इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11 है। और किसी भी एटम में, अगर किसी भी एटम की बात करें, इसी को मान लेते हैं, चलो भाई ऐसे बनाते हैं सोडियम, तो जितने एटम किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बराबर होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के। इसका मतलब किसी भी एटम में प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी शुरुआत में। तो यहाँ पर जो सोडियम को अगर मैं एग्जांपल माने, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या को बताता है। अगर 11 प्रोटॉन होंगे तो 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और अगर हम बात करें कि भाई ये प्रोटॉन्स पे प्रोटॉन्स का मतलब है पी से, देखो पॉजिटिव कहां से? पी से पॉजिटिव और पी से प्रोटॉन। इसका मतलब हम कहेंगे कि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और एन फॉर नेगेटिव और एन फॉर नो चार्ज। अगर हम बात देखो, एन फॉर जैसे यहाँ न्यूट्रल लिखा है तो यहाँ पर होगा नो चार्ज। बात आई नेगेटिव की, तो नेगेटिव किस पे होगा? वो होगा इलेक्ट्रॉन पे। किस पे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो ये बात समझ में आती है भाई कि भाई न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब अगर मैं न्यूक्लियस में बात करूं, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में बात करें, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो इसका मतलब अगर मैं बोलता हूं इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? नेगेटिव 11, और प्रोटॉन कितने होने चाहिए? पॉजिटिव 11, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा प्रोटॉन पे। तो ओवरऑल चार्ज कितना आएगा भाई? ओवरऑल चार्ज ये पॉजिटिव के 11 नेगेटिव के 11 को काट देंगे, और ओवरऑल चार्ज कितना आएगा? 0। इसका मतलब कोई भी एटम, कोई भी परमाणु शुरुआत में तो न्यूट्रल होगा, कोई चार्ज होगा नहीं।
तो ये चार्ज कैसे बनते हैं? चार्ज बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर। कैसे? अगर मान लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल बता रहे थे हम कि भाई सोडियम का ले लेते हैं। सोडियम ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें आ गया एक और। अब देखते हैं 2 और 8 10 और 11, ये 11 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई। सोडियम का एग्जांपल ले रहे हैं। सोडियम में अभी देखते हैं कि भाई 11 तो पॉजिटिव थे और 11 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव प्रोटॉन के कारण, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के कारण, बराबर था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी एटम अगर न्यूट्रल है, अगर मैं रगड़ता हूं, कोई चीज अगर रगड़ी जाए, घिसी जाए, तो होगा क्या? न्यूक्लियस तो सेफ रहेगा भाई, न्यूक्लियस तो अंदर है, बाहर कौन है? इसकी सेल, आउटर सेल, जो सेल्स है इसकी, और सेल में रहते हैं इलेक्ट्रॉन, तो जाएगा कौन? इलेक्ट्रॉन जाएगा सबसे पहले। अगर रगड़ने से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ और यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, और इलेक्ट्रॉन चले जाने के कारण अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे, पहले 11 थे तो न्यूट्रल था, अब प्रोटॉन की संख्या तो आज भी 11 है, क्योंकि यहां पर है, न्यूक्लियस में है, केंद्रक में है, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई? 10 हो गए, तो ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा, और यही चार्ज होता है सोडियम, ऐसा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण ये चार्ज आते हैं, किसी पे पॉजिटिव, किसी पे नेगेटिव। हम बात करें भाई इस पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कैटाइन। क्या बोलेंगे? कैटाइन। और इसे नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अनाइन। आगे हम समझेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये चार्ज के बारे में समझ में आ गई, तो चार्ज बराबर होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे, अगर उसको भी समझना है तो हम बोल सकते हैं भाई चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पे क्या होगा? 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज तो बराबर। फिर आते हैं भाई, अब ये चीज समझ में आ गई तो यहां पर समझ लेते हैं हम ये थैलेस ऑफ विल्टस। अब ये कौन है भाई थैलेस ऑफ विल्टस? देखो, अगर हम बात करें 600 बीसी की, किसकी? 600 बीसी की, तो यहां पर एक थैलेस ऑफ मिल्टस नाम के आते हैं। इन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन किए, और उस ऑब्जर्वेशन के कारण उनमें से एक ऑब्जर्वेशन था क्या? इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसको ढूंढ लिया। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है समझ लेते हैं। इन्होंने क्या करा कि एक रॉड ली, किसकी? अंबर की। ये अंबर क्या होता है? अभी ऐसा मान के चलते हैं, अंबर को समझते हैं गिलास, मैं लिख देता हूं अंबर, और इसे मान के चलते हैं गिलास की तरह। आगे समझेंगे अंबर क्या होता है। अंबर की रॉड ली और एक सिल्क के कपड़े के साथ, मान लेते हैं सिल्क का कपड़ा है, ये है सिल्क का कपड़ा, इसके साथ रगड़ा, और रगड़ने से हुआ क्या? रगड़ने से अभी बताया ना कि रगड़ने से, क्योंकि बाहर होते हैं सबसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, और इस रॉड से इलेक्ट्रॉन जब इधर आ गए, तो क्योंकि कोई रॉड भी होगी तो वो एटम से बनी होगी, और एटम तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं किसी में भी, और इलेक्ट्रॉन अगर चले जाए, इलेक्ट्रॉन चले गए, मान लिया इलेक्ट्रॉन कुछ चले गए इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा इस रॉड पर? पॉजिटिव चार्ज। इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये भी पहले न्यूट्रल होगा सिल्क का कपड़ा, और जब इस पर आ गए इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस रॉड के साथ, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इसके साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और हल्के हल्के पार्टिकल से देखा कि अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहीं से इन्होंने बता दिया कि एक क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और यही इसके बारे में बताया इन्होंने। और यहां पर लिख रखा है कि भाई अराउंड बीसी 600 बीसी ही डिस्कवर्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बाय रबिंग अंबर विद सिल्क। सिल्क से इन्होंने यहां पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता दी। आगे देखते हैं, तो आगे अभी बात आएगी सर ये अंबर क्या होता है, इसे भी समझ लेते हैं कि सर अंबर कहां से, क्या बात करें अंबर की, तो अंबर कैसे बनेगा पहले समझ लेते हैं। अंबर सिंपल से अगर बोले कि कोई पेड़ है, आपके यहाँ ट्री है, और अगर वो ट्री अगर कहीं डैमेज हो जाता है, उस डैमेज होने के कारण, उस डैमेज के जो नुकसान हुआ है उसे पूरा करने के लिए, ये जो गैप बन चुका है, डैमेज से चोट लगी है, उसे भरने के लिए जो पेड़ होता है ना, एक स्टिकी सब्सटेंस रिलीज कर रहा होता है, उस स्टिकी सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम?
रेजिन, क्या बोलते हैं, ये रेजिन, रेजिन या हिंदी में बोलते हैं राख, ये रिलीज कर रहा होता है, इस पेड़ से निकल रहा होता है। और पेड़ क्या कर, किस लिए निकाल रहा होता है भाई, इंसेक्ट्स और बाकी डिजीज ना हो जाए उनसे बचने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पेड़ निकाल रहा होता है। निकल, जब कभी अगर एक्सेस मात्रा में निकलता है, एक्सेस निकल जाता है, और अगर मान लेता हूं ये क्या है, पृथ्वी है, अर्थ है, अर्थ की मिट्टी है, और ये रेजिन आकर यहाँ दफन हो जाए और गिर जाए, और गिरने के बाद बहुत टाइम ले ले, बहुत समय, बिलियंस ऑफ ईयर्स में ये इकट्ठी होगी, इसमें पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होकर एक बड़ा लार्जर मॉलिक्यूल तैयार कर देते हैं, उसे बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। और उसके थ्रू ये क्या होता है, ये अंबर कन्वर्ट हो जाता है एक ऐसे सॉलिड, है ना, सॉलिड गिलास जैसा टाइप। अगर मैं समझाऊं सिंपल सा, तो आपके अंगूठी में नग होते हैं, नग, या हीरे जेवरात जो होते हैं ना, उनमें नग वगैरह मिलते हैं, वो यही होता है, ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर यही देख रखा है भाई, यहाँ पर लिख रखा है साथ में। तो इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि जमीन में पड़ा होता है, बहुत सारी गंदगी वगैरह भी ऑलरेडी इंक्लूड होती है। जैसे यहाँ पर देख रखा है एक चींटी का चित्र बना रखा है, इसके अंदर वो दे रखी है, इमेज दे रखी है, तो ये भी, तो ये है आपका अंबर। तो अभी हमने बताया ना अंबर की रॉड, तो इसका मतलब समझ लो कि वो रेजिन से बहुत सालों दबने के बाद एक गिलास जैसा स्ट्रक्चर बन के आता है, जैसे नग वग होते हैं, तो उसकी रॉड थी, उसे रगड़ने से ऐसा हुआ। समझ में आए अंबर क्या होता है। अच्छा, फिर समझ लेते हैं, क्योंकि इतिहास को पढ़ रहे हैं, तो विलियम गिलबर्ट। अब ये विलियम गिलबर्ट है क्या, अगर हम बात करें 1600 की, है ना भाई, 1600 की अगर बात करते हैं, तो 1600 में हुआ क्या, ये विलियम गिलबर्ट हैं। पहले तो इन्हें समझा दूं, ये अगर विलियम गिलबर्ट की बात करें, तो भाई ये आप जानते होंगे, क्वीन क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, अगर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की बात करें, तो उनके पर्सनल फिजिशियन भी रहे हैं, है ना, पर्सनल फिजिशियन रहे हैं, और साथ में एक फिजिशियन तो थे ही। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सबसे पहले नाम दिया किसको, इलेक्ट्रिसिटी। कहां से दिया था, इन्होंने नाम दे दिया इलेक्ट्रिसिटी को। और इलेक्ट्रिसिटी कहां से नाम पड़ा है इसका, एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, और ये ग्रीक वर्ड का कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और इसका मतलब क्या होता है, अंबर, या लाइक अंबर, या कह सकते हैं लाइक अंबर। अंबर अभी समझ गए होंगे आपके, अभी किसकी बात कर रहे थे हम, उसी अंबर की बात कर रहे हैं। या तो अंबर कह सकते हैं, या अंबर जैसा को उसको बोलेंगे। तो उसको इलेक्ट्रॉन में देखो, के जो लिखा है वो ऐसा नहीं गलती से लिखा है, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वर्ड से, जो कि ग्रीक वर्ड था, वहां से इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का नाम दे दिया। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, डी मैग्नेट, तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। लीजा एलिजाबेथ, एलिजाबेथ फर्स्ट के क्या थे, पर्सनल फिजिशियन थे। तो ये गिलबर्ट साहब का इतना योगदान रहा है यहाँ पर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ये अंबर के बारे में हमने बता दिया भाई आपको। ये देखो भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपके लिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में देखो भाई, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो इनके बारे में ना पढ़े तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो इनको भी पढ़ना है। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में अगर हम समझे, अच्छा ये नोट की गड्डी मैंने इसलिए लिख रखी है, क्योंकि अमेरिका के 100 के डॉलर में, जो 100 डॉलर का नोट है ना, उसमें इन्हीं का फोटो है। अभी समझ लेते हैं क्यों फोटो बनाए, कैसे, क्यों, क्या ऐसा कर दिया भाई इन्होंने। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, उन्होंने क्या करा, उनकी परिवार बहुत बड़ा था, है ना, 17 भाई बहन करीब थे, दो अलग अलग पेरेंट्स से। तो उनमें इनकी पढ़ाई वढ़ाई इतनी नहीं हो पाई, और उसके बाद इनका बड़ा इंटरेस्ट था। और लेकिन जब देख जहां रहते थे अमेरिका में, तो अमेरिका में क्या था, चर्च बने हुए थे। तो चर्च बनने के बाद लोग पूजा पाठ में लगे रहते थे, जो पादरी होते थे। तो जब बरसात का मौसम होता था, जब तूफान का मौसम होता था, तो जो बिजली जो आसमान से गिरती है, वो बिजली चर्च पे आके गिरती थी। और चर्च पे आके गिरने से वहां के लोगों में एक डर था कि हम में से कोई ना कोई तो गॉड पर बिलीव नहीं करता है, जिसके कारण ये लाइट आकर कहां पे गिरती है, चर्च पे गिरती है। इसलिए सबको माफी मांगनी पड़ती थी।
और वहां जो प्रीस्ट होते थे वो दिन में सबको बताते थे कि हम में से कोई ना कोई तो ऐसा है जो गॉड पर बिलीव नहीं करता है, इसलिए सबको माफी मांगनी चाहिए। गॉड अपनी गुस्सा, अपना क्रोध हमें दिखा रहा है लाइट के फॉर्म में जो चर्च पे गिरती है। ये बड़े इन्होंने बताया लोगों से बात करके, भाई देखो ये कोई गॉड नाराज नहीं हो रहा है, ये नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है और ये हो सकता है और ये होता है, ये एक लाइट है। तो लोगों ने बोला कि अच्छा तुम्हें ज्यादा पता है, क्योंकि बात गॉड के ऊपर थी और गॉड के फेथ पर थी, तो लोगों ने इन्हें बेवकूफ समझा और बना करा। इन्होंने कहा नहीं यार, तुम अगर अगर बोलोगे तो मैं दिखा भी सकता हूँ, ये साबित भी कर दूंगा। तो लोगों ने पूछा इनसे कि भाई अगर ऐसी बात है तो ये चर्च पे क्यों गिरती है लाइट, बहुत सारे मकान है उन पे क्यों नहीं गिरती। तो इन्होंने बताया कि भाई चर्च सबसे ऊंचे ऊंचाई पर है, सबसे ज्यादा ऊंचा है, इसलिए ज्यादा ऊंचा होने के कारण, और चर्च पर जो क्रॉस है, क्रॉस बना हुआ है, वो क्या है, वो मेटल का है, लोहे का होने, मेटल का होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर चाहिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए, इसलिए उस पर आता है। अगर आप बोलेंगे तो मुझे चर्च पे छड़ने दो, मैं साबित भी कर दूंगा। और लोगों को आगे भड़क गए और वहां पर जो प्रीस्ट हुआ करते थे उन्होंने उन लोगों के साथ मिलकर इन्हें वहां से भगा दिया, मार पीट कर भगा दिया। भगने के बाद इन्हें लगा, वहां से चले तो आए, लेकिन इन्हें लगा कि यार ये तो भाई साइंटिस्ट थे, मतलब इन्हों को लगता था कि मैं तो प्रूव कर सकता हूँ ये बात, ये मैंने गलत थोड़ी बोला है, मैं किसी गॉड के खिलाफ थोड़ी हूं, मैं तो सिर्फ नेचुरल फिनोमेना की बात कर रहा हूं जो ये हो रहा है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने काफी साइंटिस्टों से बात की कि भाई ऐसे से बात है, मैं साबित कर सकता हूं जो इलेक्ट्रिसिटी जो ऊपर से जो गिरती है बिजली, वो इलेक्ट्रिसिटी का ही रूप है। लेकिन साइंटिस्ट मानने को तो तैयार थे, लेकिन पर इनकी मदद करने को तैयार क्यों, कि भाई उन्हें लगता था कि भाई एक तो इलेक्ट्रिसिटी जैसी कोई चीज है, और अगर मान लो साबित हो भी गया तो शायद जिंदगी का पता नहीं, को चले जाएंगे, करंट का झटका लगेगा तो पता नहीं ना, इसलिए इनका कोई ने साथ नहीं दिया। तो लास्ट में जाके इन्होंने अपने लड़के विलियम जिसका नाम था उसके साथ मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट क्या था कि इन्होंने भाई बरसात का मौसम देखा और बरसात के मौसम में इन्होंने उड़ाई पतंग। अब देखो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं बरसात के मौसम में, जब तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, उस टाइम तो पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा पतंग उड़ाने का सोचा और उन्होंने सोचा कि पतंग उड़ाऊंगा तो अगर कागज की पतंग होगी तो फट जाएगी। तो उन्होंने क्या करा, उस कागज की पतंग की जगह इन्होंने रेशम के धागे, सिल्क के धागे लिए, उससे पतंग बनाई। और पतंग बनाने के बाद उस पतंग के, मान लो ये पतंग थी, ठीक है भाई, इस पतंग के, ये पतंग उड़ा दी इन्होंने, इस पतंग के पीछे इन्होंने लगा दिया एक कॉपर का, मेटल का तार, जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी इसे अट्रैक्ट कर पाए, इलेक्ट्रिसिटी को अट्रैक्ट कर पाए। और इसमें बांध दिया जूट का धागा, और वो धागा लेके आए, और जब देखते रहे, जब ये बहुत दूर उड़ गया, मतलब आसमान को छूने लगी पतंग, तो इस धागे में बांध दी ये चाबी, घर की चाबी, और इस चाबी के साथ दूसरा धागा बांध दिया सिल्क का, और अपने जो घर के आंगन होता है उस अंदर जहां पर ये भीगे ना बरसात में, उस धागे से पतंग उड़ाने लगे। और नीचे बिछा ली मैट रबड़ की, जिससे कि इन्हें पता था करंट होगा तो जान भी जा सकती है, इसलिए सेफ्टी के लिए इन्होंने बिछा ली। अब ये पतंग उड़ने लगी, और उड़ने के बाद जैसी बिजली आई, कड़कड़ाने वाली बिजली आई, तो इस पर पड़ी, और ये मेटल का जो वायर था उसके थ्रू, क्योंकि ये जो है जूट का धागा ये बरसात में भीग गया था, और गीले होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी जल्दी फ्लो करती है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी सारी आई और यहाँ पर इस चाबी के अंदर स्टोर हो गई। क्योंकि आगे से धागा सूखा हुआ था इसलिए आगे करंट नहीं आया, जैसे स्टोर हुआ इन्होंने अपने हाथ से इस चाबी को पकड़ने की कोशिश की, यहाँ दिखाई भी दे रहा है, तो इन्हें बड़ा झटका लगा, और झटके के कारण हुआ क्या, या झटके के कारण यहां से इन्होंने कर दिया कि जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग इज अ इलेक्ट्रिसिटी, इन्होंने बता दिया भैया जो लाइटनिंग है ना, जो लाइट होती है जो बादलों में से निकलती है, वो भी क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी का ही रूप है, बोथ आर इलेक्ट्रिसिटी। यहां से इन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। तो देखा कि इन्होंने अपनी जान को जोखिम में लेकर इलेक्ट्रिसिटी का पता किया, और आज हम बड़े आसानी से, आप वहां बैठे हुए पढ़ रहे हो और मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये थे हमारे साइंटिस्ट। अभी और देख लेते हैं भाई, फिर देखते हैं भाई यहाँ पर थॉमस अल्वा एडिसन, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई। ये देखो यहाँ पर साइंटिस्ट थोड़ी सी वीडियो और है, इस वीडियो में कुछ ऐसा नहीं कर रहे हम जो आपके बोर्ड में आए, पर लेकिन ये जरूरी है कि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि भाई कितनी इंपॉर्टेंस है। ये लाइट का जो हम बेमतलब के यूज
घर में जरूरत है तब भी लाइट जला रहे हैं, नहीं है नहीं जला रहे, मतलब जरूरत है तब भी, और नहीं तो तब नहीं है तब भी जला रहे हैं। तो ये लाइट ऐसे ही वेस्ट करो भाई, इसके पीछे बहुत लोगों ने बहुत कुछ काम किया है, इसलिए पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पर आए थे ये थॉमस एल्वा एडिसन साहब। इन्होंने, सबको पता है भाई, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। पर लेकिन बल्ब का आविष्कार ऐसे ही नहीं किया, बहुत हजारों बार ये फेल हुए। और जब ये छोटे थे तो इनका बड़ा दिमाग ना, बड़ा खुरापाती दिमाग था। खुरापाती मतलब इनके बड़े अजीब अजीब क्वेश्चन हुआ करते थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जैसे देख के लोगों से पूछते थे, यार ये जो पक्षी है ना, चिड़िया जो है, ये बर्ड्स है, ये उड़ते हैं, हम क्यों नहीं उड़ पाते। तो लोग मना करते थे, भाई क्या क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, चल काम कर अपना। तो इनके मन में चलते रहते थे क्वेश्चन कि यार ऐसा क्यों। इनके एक बार दिमाग में आया कि यार ऐसा लगता है ये जो चिड़िया है या ये बर्ड्स है ना, ये जो पक्षी हैं, वो इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि ये कीड़े मकोड़े खाते हैं। अगर इंसान को भी कीड़े मकोड़े खिला दिए जाए या इंसान खुद कीड़े मकोड़े खाने लग जाए तो वो भी उड़ने लग जाएगा। और इन्होंने क्या करा, सुबह सुबह पार्क चले गए और पार्क में एक डिब्बे में सारे कीड़े मकोड़े जितने थे वो सारे इकट्ठे करके लिए आए और उनका बना दिया जूस पेस्ट, और वो अपने एक दोस्त को खिला दिया और बोलने लगे उड़। अब वो कहाँ उड़ रहा है भाई, कीड़े मकोड़े से थोड़ी उड़ा जाता है। और वो उसकी हो गई तबीयत खराब, तब जाके इन्हें बड़ी मार फार पड़ी, इन्हें धमकाया, इनके बड़ी दिक्कत हुई। उसके बाद नहीं माने, इनके दिमाग में ही चलता रहता था। तो उनकी मदर थी, एक मदर जो मदर है, उनके पास एक बार लेटर आया स्कूल से। इनकी जो स्कूल की प्रिंसिपल है, उनने, टीचर ने लेटर भेजा इनकी माँ के पास। और वो माँ जब पढ़ रही थी तो उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। ये पूछने लगे कि मम्मी आप रो क्यों रहे हो, क्यों, ऐसा क्या लिखा है। तो उनकी मदर ने बताया कि बेटा इस लेटर में लिखा है आपके टीचर ने कि आपका बेटा बहुत होनहार है, बहुत इंटेलिजेंट है और वो बहुत बुद्धिमान है, और हमारे स्कूल में ऐसा कोई टीचर नहीं है जो इस बच्चे को अच्छे से पढ़ा पाए, इसको अच्छी शिक्षा दे पाए। तो आप एक काम करें, इसे अच्छे से स्कूल में लिखवाएं या आप घर पे बैठ के पढ़ाएं। और ये बात सुनकर इस एडिसन साहब थे, उनके मन में बड़ी एक बहुत अच्छा सा लगा कि यार मैं तो बहुत अच्छा इंटेलिजेंट हूँ। स्कूल जाना बंद कर दिया। इनकी मदर ने इनको घर पे ही समझाने लगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी मदर, वो अपने प्रैक्टिकल छोटी छोटी चीजों से कराती थी। और ये उन प्रैक्टिकलों को करके अपने घर में एक लैब बना ली, वहां पर भी नुकसान कर दिया तो इनकी मदर ने मना करा। फिर बाद में जाके इन्होंने एक ट्रेन में भी, ट्रेन का एक बंद बोगी थी, वहां पर भी लैब बनाने की कोशिश करी और वहां इन्होंने आग लगा दी। हाँ भाई, साइंटिस्ट जरूर थोड़ी हर बार एक बार में साइंटिस्ट बन जाते हैं। इन्होंने वहां आग लगा दी तो इन्हें वहां पे मार पीट के भगा दिया, क्या कर रहा है तू यार। और बहुत बाद मैंने, इन्होंने इतना सारा काम करने के बाद जाके एक इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज कर ली, हजारों बार, है ना, बहुत सारी प्रैक्टिस करी, बहुत बार फेल हुए। और बार बार फेल होने के बाद इन्होंने एक इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज कर दी। और इनके 1093, मतलब कि 1093 पेटेंट इनके खुद के नाम के, इतने सारे आविष्कार कर दिए इन्होंने, अपने पेटेंट रख लिए इन्होंने। और इन्होंने एक डीसी इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की छोड़ दी। डीसी करंट, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट के बारे में इन्होंने डिस्कवरी कर दी। उसके बाद जब ये सब कुछ कर लिया, अब इन्होंने कंपनी खोल दी। लोगों को, जो बड़े बड़े अमीर लोग थे, उनको ये अपने डीसी लाइट से उनके यहाँ लाइटें पहुंचाने लगे, उनको घरों को रोशन करने लग गए। ऐसा बहुत होने लगा, कंपनियां खोल दी अपनी अपनी, है ना। पैसा आने लगा तो अपने घर आए, और घर आए तो इन्होंने देखा कि पुरानी एक डायरी रखी थी, उस डायरी में देखा कि डायरी में वो लेटर मिला था जो इनकी मदर को इनके स्कूल ने भेजा था, स्कूल के टीचर ने भेजा था। उस इन्हें लगा कि यार मैं पढ़ लेता हूँ, क्योंकि इस स्कूल की मेरी मैडम ने तो मेरी तारीफ की थी, एक बार पढ़ के देखता हूँ और क्या क्या लिखा है, क्योंकि मेरी मदर ने तो बहुत कुछ नहीं बताया मेरे को। उस टाइम उनकी मदर जा चुकी थी, वो नहीं रही थी। और जब इन्होंने पढ़ा तो उनकी खुद की आंखों में आंसू आ गए। उस लेटर में जैसा इनकी मदर ने कहा था बिल्कुल वैसा बिल्कुल नहीं लिखा था। इसके लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, और ये बच्चा, पहले कुल मिलाकर पागल ही घोषित कर दिया था उन्होंने तो, कि ये पागल है, ये नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने लायक नहीं है, इसे आप अपने घर में बैठाओ और पैसे घर पढ़ाओ। अब इन्हें वहां पर समझ में आया एक माँ का प्यार, कि एक माँ ने, एक ज्यादा पढ़ी ना लिखी माँ ने, एक बुद्धिमान माँ ने एक बुद्धिहीन बच्चे को एक साइंटिस्ट तक बना दिया, सिर्फ कैसे कह के, क्योंकि वो माँ मानने को ही तैयार नहीं थी कि उसके बेटे में दिमाग नहीं है। और वो बेटा उस बात को लेकर इतने सालों तक लगा रहा जिद पे, और लास्ट में आके सफल हो गया। और आज हम सब जानते हैं इनको एडिसन के नाम से, जी, है ना।
तो ये था एडिसन साहब के। अभी यहां पर बात खत्म नहीं होती है, एक बार और लेके आते हैं भाई, ये है इस फिल्म के हीरो। आप इनको समझोगे तो मजा आ जाएगा आपको। इनके बारे में भाई एक कहानी, इनके बारे में क्या है कि ये टेस्ला, क्या है, निकोला टेस्ला साहब है। और निकोला टेस्ला साहब शुरुआत से पढ़ने में बहुत होशियार थे, और होशियार होने के कारण अच्छे, इन्होंने 4 साल की पढ़ाई 3 साल में खत्म कर ली अपनी बचपन की पढ़ाई। और इतने होशियार होने के बाद, क्योंकि इनके पापा प्रीस्ट थे, चर्च में जो पूजा पाठ कराते उनमें थे, तो इनके पापा अब इनको चाहते थे कि भाई ये उनके साथ काम करें, प्रीस्ट का मतलब कि चर्च का ही काम देखें। लेकिन इनका मन नहीं था, इनका मन था इंजीनियर बनने का, इंजीनियर बनने का मन था। और हुआ क्या कि कोलोरा जो बीमारी है, कोलोरा की बीमारी इन्हें हो गई, और उसके दौरान इनका एक पहले पहले बड़ा भाई भी था, है ना। बड़ा भाई क्या था, 5 साल की उम्र में वो घोड़े पे चल रहे थे सवारी के दौरान, वो गिर के खत्म हो गया। उसका इन्हें बड़ा दुख रहा इस बात का कि इनका, और ये लास्ट तक चलता रहा इनका दुख। तो बीच में इनको बीमारी हुई कोलेरा की, और कोलेरा की बीमारी के कारण ये बहुत बीमार हो गए। सब डॉक्टरों ने मना कर दिया इनके पिताजी को, कि गॉड में बिलीव करते थे तो वो भी कहते थे कि बेटा तू ठीक हो जा और तू मेरे साथ काम करेगा, गॉड के ये समर्पित हो जाएगा। लेकिन बीमारी और बढ़ती गई और बढ़ती गई। और जब एक टाइम ऐसा आ गया जब डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई आपका बेटा अब मेडिकली तो ठीक नहीं हो सकता, अब उनको लगा कि यार एक बेटा पहले जा चुका है, एक बेटा ये है, बड़े उदास से, उदासी के माँ बाप की एक उदासी, एक बेटा पहले जा चुका है, एक बेटा ऐसी स्थिति में जो कभी भी जा सकता है, बैठे इसके पास। और बैठे तो बात करने लगे, हालांकि बोल नहीं पा रहे थे, इनकी इतनी स्थिति नहीं थी बोल पाते, लेकिन फिर भी इन्होंने लड़खड़ाती आवाज में, अपनी दबी हुई आवाज में इनसे पापा का हाथ पकड़ा और बोला कि पापा मैं इंजीनियर बनना। और पापा को लगा कि यार बेटा तू ठीक हो जा, अगर तू ठीक हो जाएगा मैं तेरा एडमिशन करा दूंगा, इंजीनियर ही बनियो तू, तुझे आने की जरूरत नहीं है मेरे प्रोफेशन में, प्रिस्ट बनने में या उन्हें पादरी बनने का कोई जरूरत नहीं है, तू अपना सपने खुद पूरा कर। और इनके अंदर इतनी जिज्ञासा हुई उस बात को लेकर, और ये ठीक हो गए। और ठीक होने के बाद इनके पिताजी ने इनका एडमिशन एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में करा दिया। और जब पॉलिटेक्निक कॉलेज के दौरान जब एक प्रोफेसर एक लेक्चर ले रहे थे एक मोटर को समझाने के लिए, तो इन्होंने बोला कि सर ये हम क्या इस मोटर को एसी एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट से चला सकते हैं। तो प्रोफेसर गुस्से में आ गए और उनसे मना कर दिया कि तुम्हें अगर लगता है तो तुम करके दिखा दो। और इनकी बड़ी इंसल्ट की, और उस इंसल्ट से इन्होंने लगा कि अब तो मैं एसी करंट बनाकर ही छोड़ूंगा, एसी की इंडक्शन मोटर को बना के ही छोड़ूंगा, चला के दिखाऊंगा। और बाद में पता चला कि इन्होंने अपना कॉलेज भी छोड़ दिया। बहुत सारी बुकों में लिखा है कि इनको आदत भी लग गई थी जुआ खेलने की, गैम्बलिंग वैम्बलिंग की आदत लग गई थी। तो अपना मतलब स्कूल नहीं, पूरा कॉलेज पूरा कंप्लीट नहीं किया है। देखा यहाँ पे भी ड्रॉपर, तो जितने भी ड्रॉपर हैं वो बड़े बड़े साइंटिस्ट बने, वहीं बड़े बड़े काम किया है। तो यहाँ पर भी ये ड्रॉपर थे। अब इन्होंने क्या करा, एक कंपनी एक कंपनी में इन्होंने ड्राफ्ट्समैन की नौकरी ली। और वो ड्राफ्ट्समैन की जो कंपनी में, एक टेलीफोन एक्सचेंज में कंपनी में काम किया, और वो किसी और की कंपनी नहीं थी। अभी हमने पढ़ा ना एडिसन साहब, है ना, तो उन्हीं एडिसन साहब की वो कंपनी थी। उन एडिसन साहब की कंपनी में इनका काम देखकर जो इनके सुपरवाइजर थे, जो इनके मैनेजर थे, उन्होंने इन्हें अमेरिका के ब्रांच में भेजा। और अमेरिका के ब्रांच में थे खुद एडिसन साहब, है ना, एल्वा एडिसन। अब वहां से उनकी बातचीत होना शुरू हुई, और इन्हें लगा कि यार ये तो बिजनेसमैन है बहुत बड़े, क्योंकि उस टाइम तक जो एडिसन साहब थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके थे। लोगों को अपने डीसी मोटर से बनी हुई, मतलब डीसी करंट से अपने जो बल्ब हैं, लाइट पहुंचाने के और भी काम कर रहे थे, मोटर वोटर बना के प्रोवाइड करा रहे थे। तो बहुत मोटा पैसा आ गया उनपे। तो अब इन्होंने मिले उससे, उनके मन में था कि मैं एक मोटर बनाता हूँ। इन्होंने एक बनाई एसी मोटर, एसी कंडक्शन मोटर, और वो इन्हें दिखाई। और इनको क्या करा, उस एडिसन साहब ने बिल्कुल मना कर दिया, यार ये तो बकवास है, तुम किस में टाइम खराब कर रहे हो, तुम अच्छे आदमी हो, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, मुझे पता है आपकी कैपेबिलिटी। आप एक काम करो, जो मैं जो डीसी मोटर है मेरे पास, जो हम इस इक्विपमेंट है, उसको और भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, जिसे आसानी से यूज किया जा सके, और भी इसे सिंप्लीफाई कर दो। अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। अब इनका सपना था कि वो एसी जो कंडक्शन मोटर है ना उसे बनाएंगे, उसके लिए पैसा की जरूरत थी। तो इन्हें लगा कि ये अच्छा मौका है,
मैं इनके लिए इनके काम करता हूँ और इसके बाद मुझे पैसा मिलेगा, मैं उससे डीसी मोटर अपना एसी मोटर का जो सपना है पूरा कर लूंगा। इन्होंने रातों दिन उस पर काम किया और काम करने के बाद हुआ क्या, जब इन्होंने बताया कि सर मैंने आपका काम कर दिया है, आप मुझे पैसे दो, अब यहाँ पर एडिसन साहब खेल गए। उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो टेस्ला साहब, आपको लगता नहीं है कि ये एक मजाक था? अबे अमेरिका का एक मजाक है ये, $50 $50,000 का कौन देता है किसी को? आप अच्छे आदमी हो, आपकी सैलरी में मैं 10% इंक्रीज कर देता हूं, आप मेरे साथ काम करें। अब ये बात बोल के तो इनका दिल टूट गया कि यार मैंने तो रातों दिन इसलिए मेहनत की थी कि मुझे पैसा मिलेगा और मैं अपने जो सपना है मैं उसे पूरा करूंगा। इन्होंने वहां से नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ने के बाद इन्होंने न्यूयॉर्क के एक अटॉर्नी ऑफ जनरल थे चार्ल्स पैक, उनके साथ मिलकर एक कंपनी 1887 में एक कंपनी स्टार्ट की, 1887 में। और वो कंपनी में इन्होंने वो मोटर वोटर बनाना चालू करी, अपने वहां पे सपना पूरा करने की कोशिश की। और अब भाई साहब यहां से चालू हो गई इनके बीच में लड़ाई, एडिसन और निकोला टेस्ला साहब की, इन दोनों के। क्यों? वो डीसी के फील्ड में काम करते थे और ये एसी के फील्ड में काम कर रहे हैं। अगर एसी लाइट आ गई तो डीसी की लाइट को कौन यूज करेगा? अब उनको होने लगा था कि नुकसान होने, भाई नुकसान की उम्मीद लग गई थी। दूसरा, उनकी जॉब छोड़ के गया है, तो यहां पर हो गई पंगेबाजी। अब क्या करते थे, अब एडिसन साहब के पास पैसा बहुत मोटा था। अब उस पैसे का यूज करने के बाद ऐसा ऐसा क्रिएट कर रहे थे एक नैरेटिव कि जिससे कि लोग इन्हें मना कर दें कि भाई हम तुम्हारे डीसी एसी मोटर से हमें कोई अच्छा फायदा नहीं हो रहा, नुकसान है। उन्होंने क्या करा, एक एक जो इंसान था, एक प्रिजन था, एक जेली था, कैदी, उस कैदी को फांसी की सजा हो रखी थी, तो उस फांसी की सजा के लिए उससे बात की कि भाई तुझे मैं काम करते हैं, तुझे फांसी सजा तो हो रही है, तेरे परिवार को हम बहुत सारा पैसा दे देंगे, तेरे पे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, तुझे मरना तो है ही है। बोलो कैसे? तो उन्होंने क्या करा, एसी करंट से जो इन्होंने बनाया उसी एसी करंट की एक कुर्सी बनाई, उस कुर्सी पे बैठाया और उसे मार दिया। मारने के बाद अब ये नैरेटिव सेट किया कि भाई देखो इसको फांसी सजा होने वाली थी, इसे इलेक्ट्रिक से मारा और बहुत जल्दी मर गया, इसका मतलब कितना खतरनाक हो सकता है, आदमी को मार सकता है भाई इलेक्ट्रिक करंट, एसी करंट जो है। अब तो भाई दिक्कत, अब पर लेकिन इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये अपना काम कंटिन्यू करते गए। अभी इतना काम मानने वाले थे एडिसन साहब, जब पैसा आ जाता ना, पैसे की गर्मी जब सर पे होती है। अब उन्होंने क्या करा, उनके पास कुत्ते थे, उन्होंने 24 कुत्ते, ये डॉग्स को भी इलेक्ट्रिक करंट से ही मरवा दिया, एसी करंट से। एक हाथी, एक अगर हम बोलते हैं एलिफेंट को भी, इसको भी इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी से मरवा दिया। एक आदमी तो मरवा ही दिया था, एक घोड़े को मरवा दिया, इतने सारे इन्होंने करंट बनवा दिए। इवन हाथी को मारते समय तो इन्होंने वीडियो भी बनवा दी और वो चलवा दी कि देखो इतना सारा, जब इतना बड़ा हाथी जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के, एसी के करंट से मर सकता है। तो अगर ये आप लोगे कमर्शलाइज, जो भी लोग लेंगे, बिजनेस करने वाले या कंपनी चलाने वाले इंडस्ट्रीज लोग लेंगे, इस एसी का यूज करेंगे, एसी करंट का, तो जब हाथी तक मर सकता है तो इंसान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन वो करते रहे, चलता रहा। उसके बाद इन्होंने अपनी लाइफ इतनी सारी, जो लाइफ लास्ट की उम्र में, अब जब इनकी उम्र होने को आई तो ये बैंक करप्ट तक हो गए, क्योंकि इन्होंने अपन रातों दिन काम किया अपने सपने को लेकर। बहुत टैलेंटेड बंदे थे, रातों दिन सब काम किया और ये कर रहे थे भाई। इवन इन्होंने ऐसा करा कि लाइट इधर से पकड़ी है और इधर से बल्ब पकड़ के उसे जला दिया। इन्होंने ऐसा करा कि ऐसी फ्रीक्वेंसी रखी कि स्किन से करंट पास हो रहा है, बॉडी से पास नहीं हो रहा है। इन्होंने दिखा दिया कि इंसान नहीं मर सकता अगर इसे कंट्रोल किया जाए। और ये इतने काम करते रहे। इन्होंने देखो बाद में एक्सरे का खोज भी किसी ने की, एक्सरे की खोज भी इनकी स्टडी के ऊपर हुआ। इवन मार्कोनी ने 1995 में जो रेडियो बनाया, और रेडियो भी इनकी खोज के बाद बनाया, उसी इलेक्ट्रो जो वेव्स से बनाया। और इन रातों दिन काम करते थे, मुश्किल से 2-2.5 घंटे सोते थे। उस 2-2.5 घंटों में कभी आपने आपको सोचा ही नहीं कि पेटेंट करा ले। और इनकी स्टडी को लेकर बाद में लोगों ने बहुत सारे नोबेल पुरस्कार जीत लिए। और लास्ट में ये हुआ, जब रेडियो बना तो लोग, जो भी लोग थे, जो इन्वेस्टर्स थे इनके लिए, वो इनमें इंटरेस्ट कम लेने लगे और वो रेडियो में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे, तो वहां इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। और इनके पास लास्ट में बैंक करप्ट हो गए। और बैंक करप्ट होने के बाद ये जाकर 6 साल तक किसी होटल के एक माले में रहे, जहां पर इनका बिल भी नहीं पे कर पाए, और लास्ट में जाके इनकी डेथ हो गई। तो ये रहा इनका कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपका लक साथ है ना भाई, तो आप कितने भी लक साथ है तो आप कैसे भी हो, काम चल जाएगा। और लक अगर आपके साथ नहीं है तो आप कितने भी मेहनती सही, उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता जितना आप। ये इनका टेस्ला था।
तो इन्हें बड़ा मन करता है। और मैं आपको बता दूं, जो एलन मस्क है, जो साहब एलन मस्क हैं, उनकी एक कंपनी है जैसा टेस्ला, तो टेस्ला इन्हीं से इंस्पायर होकर उन्होंने रखा है उसका नाम। इवन उनकी जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी, उनको $1 मिलियन तक भी उन्हें डोनेट करे थे, किसने, एलन मस्क ने। तो जो उनकी कंपनी है टेस्ला नाम की जो गाड़ी आ रही है, वो इसे निकोला टेस्ला साहब को ही उनसे इंस्पायरेशन लेके, इनसे ही इंस्पायर होकर उसका नाम रखा है। तो ये था आपका छोटा सा एक इंट्रो। और लास्ट में आके अगर मैं बात करूं तो इनके करीब करीब 300 अपने खुद के पेटेंट्स हैं, है ना, पेटेंट्स हैं। इन्होंने एसी कंडक्शन मोटर पर काम किया, इंडक्शन मोटर पे, एसी इंडक्शन मोटर पर काम किया। तो ये था इनका वो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी हमने सिर्फ हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश की है। अगली वीडियो में आपको बिल्कुल टॉपिक्स और कुछ फंडामेंटल्स होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपकी क्लास 10th में काम आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।